हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अभी तक 2 क्लास कंप्लीट कर लिया हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इंडियन पॉलिटिक्स पे आते हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा। डे 1 में जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे तो आप देख लेना ज़रूर। उसमें हम लूसेंट ख़त्म कर रहे हैं और हम टारगेट लेके चल रहे हैं 45 डेज़ का। ठीक है, 45 डेज़ का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, जिसमें डेली हम हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और साइंस का एक टॉपिक ऐसे हम पढ़ेंगे। जैसे 45 डेज में पूरा कंप्लीट कर लेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे, जिससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा। एक साथ बर्डन नहीं होगा। डेली हम 3 से 4 पेजेस पढ़ेंगे, लेकिन हम ढंग से पढ़ेंगे और इसके साथ हम हाईलाइट करते हुए पढ़ेंगे। जितने मैं हाईलाइट कर रही हूँ उतना आप भी अपने लूसेंट में हाईलाइट कर लेना, ताकि लास्ट टाइम पे जो टाइम बच जाएगा हम 45 डेज में कवर अप कर देंगे। और अभी एग्जाम आने में, CHSL एग्जाम आने में बाकी है अभी, और दोबारा एक बार 10 to 15 डेज लेके सिर्फ हाईलाइट जो किया उसको एक बार रिविजन कर सकते हो। आपका पूरा पक्का हो जाएगा, 2 टाइम्स रिविजन हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हम जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे के चैप्टर्स पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही बता रही है आपको। जैसे कि द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया फ्रेम एंड गिवन बाय कब दिया था, अडॉप्ट कब किया था, ये याद रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। 26 नवंबर 1949, ये आप रट लो, ये इम्पोर्टेंट है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं हाईलाइट करूंगी, आप भी हाईलाइट कर लो अपने लूसेंट में। इम्पोर्टेंट है। इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कब अडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1949। ये पता नहीं गाइस कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, लेकिन इफेक्टिवली कब हुआ, इसका इफेक्ट कब पड़ा, मतलब इसका स्टार्टिंग कब हुआ? 26 जनवरी, हम जैसे बनाते हैं 26 जनवरी 1950 से स्टार्टअप हुआ इसका। ठीक है, असेंबली अगर ये पूछेंगे हमने अडॉप्ट कब किया तो 26 नवंबर 1949 आएगा, लेकिन इसको फुल ऑपरेशन, इसका स्टार्टअप कब किया गया? 26 जनवरी 1950 से किया गया था। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट किया था, जब अडॉप्ट किया था, तो इसमें क्या क्या था याद रखना। 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल, ये था उस टाइम पे। आप चेंज हो चुका है, आप टाइम के साथ साथ ऐड कर दिया हमने, अमेंडमेंट ऐड आ चुका है, कर चुके हैं टाइम टू टाइम। जैसे जैसे नीड हमारी आती है, हमें चेंजेस, बदलाव की जरूरत पड़ती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, वैसे वैसे हम कर लेते हैं। तो ये याद रखना, स्टार्टिंग में जो स्टार्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो कब हमने ऑपरेट किया था, अडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949 में। और इसको हमने जब एक्सेप्ट किया था, जब हाँ इफेक्टिवली एक्सेप्ट किया था, ये था 26 जनवरी 1950। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, हमेशा ऑप्शन में दोनों ही आपको देखने को मिलता है, लेकिन एक ही आंसर होता है, तो याद रखना। और जब एक्सेप्ट किया था, जब अडॉप्ट किया था, तो उस टाइम पे 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स थे। ओके, कोई अमेंडमेंट नहीं था। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंजेस करना। उस टाइम पे कोई चेंजेस ही नहीं किया, तो इतने ही रहेंगे। गाइस, सबसे पहला हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे चेंज आता गया इसमें एक एक करके। इसमें तो सबसे बड़ी बात है, ये याद रखने की जरूरत है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एग्जाम में आता है, 2-3 बार आ चुका है। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। एक बार पढ़ लोगे वैसे याद हो जाएगा, लेकिन पढ़ा ही नहीं तो याद कैसे होगा, पता ही कैसे चलेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे, यूके, USA, ऐसा कुछ भी दे देंगे, लेकिन उसमें से वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कितने सारे रिफॉर्म्स थे 1857 के पहले पहले, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स थे जो ब्रिटिशर्स ने हम पे थोपे थे या न्यू उन्होंने अप्लाई किया था, वो सब हम पढ़ेंगे। क्या क्या था, रेगुलेशंस वगैरह, ये सब हम पढ़ेंगे अभी। रेगुलेशंस बहुत कम ही इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगी, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना। रेगुलेटिंग एक्ट 1977 के याद रखना। उस टाइम पे PM कौन था? लॉर्ड नॉर्थ था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? लॉर्ड नॉर्थ था, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा, ये याद रखना जरूरी है। द गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंट वॉज नॉमिनेटेड एज गवर्नर जनरल फॉर द 3 प्रेसिडेंसीज। कौन सा? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। ठीक है, मद्रास। उस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल था। ये कब रेगुलेटिंग हुआ, ये याद रखना। ये सब कब हुआ? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था लॉर्ड नॉर्थ, और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग जो था फर्स्ट गवर्नर जनरल था। 3 प्रेसिडेंटीज थी, कौन कौन सी? कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था? कलकत्ता में, जो अभी कोलकाता है।
किस टाइम पे, बार बार याद रखना, रेगुलेटिंग एक्ट सीधा पूछेंगे एग्जाम में, चार ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें से कौन सा गलत है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो नहीं हुआ, इन चार में से जो नहीं होगा वो लिखना है। इन चार में आपको सारे पॉइंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं सिर्फ हाईलाइट कर रही हूँ सिर्फ वही आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार पहले ही बता चुकी हूँ, पूरा बुक पढ़ चुकी हूँ, इसलिए मैं जो जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं हाईलाइट करूंगी। हमें हार्ड वर्क नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना है गाइस, ठीक है। पहले के चार्टर एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो चार्टर एक्ट 1813 में ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एंड। कब एंड होने पे आया था ट्रेड मोनोपोली? चार्टर एक्ट 1813 पे ट्रेड मोनोपोली खत्म होने पे आया था, ठीक है। और इसके तीन के पास पावर था, तीन स्टेट के पास, कौन सा उनसे? मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। इसमें सबसे ज्यादा कंट्रोल इन्हीं में था, ब्रिटिश पार्लियामेंट इन्हीं में कंट्रोल करता था, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता, पहले ही बता चुकी हूँ। और क्रिश्चियन का जो समुदाय है, क्रिश्चियन मिशनरी, उस टाइम पे अलाउ किया गया था, स्प्रेड हुआ था रिलीजन इंडिया में। एक बार ये आ सकता है, ये वैसे डाउट है गाइस, आए ना है, फिर भी एक लाइन पढ़ सकते हो, द क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू स्प्रेड देयर रिलीजन इन इंडिया। कब? चार्टर एक्ट 1813 में, ठीक है। बस इसके अलावा कुछ पढ़ने की यहाँ पे इसमें ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में ये आपसे पूछ सकते हैं, कब, कौन से चार्टर एक्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल्स ऑफ गवर्नमेंट वॉज नोन एज द गवर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। किसको, कब? चार्टर एक्ट 1833 में। चार्टर एक्ट 1833 में फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला गया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम हुआ था चार्टर एक्ट 1833 में, और उनके काउंसिल को इंडियन काउंसिल बोला गया था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, उससे पहले सब ब्रिटिश का हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमारे इंडिया का नाम आया था। कब? 1833 में। चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल गवर्नमेंट को गवर्नर ऑफ इंडिया और उनके काउंसिल को इंडियन काउंसिल का नाम दिया गया था। एग्जाम में आ सकता है कि सबसे लास्ट चार्टर एक्ट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे लास्ट चार्टर एक्ट है 1853। 1853 आप ऐसे याद रख सकते हो 18, अब 8 ही दोबारा आएगा, देखो 5 + 3 क्या होता है? 8 होता है, ठीक है। आप ऐसे कुछ करके याद रख सकते हो, मतलब मैंने तो ऐसे ही याद रखा था, कोई लॉजिक नहीं है, फिर भी ऐसे याद रखना पड़ेगा। चार्टर एक्ट कौन सा सबसे लास्ट है? तो 1853 हमारा सबसे लास्ट है इसके इंडिया में। इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं बना था इसके बाद। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है, सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल वाज टू बी अपॉइंटेड। इसी में बंगाल के लिए अलग से गवर्नर अपॉइंट किया गया था इसी टाइम पे। और यहाँ पे ये था, इक्विपमेंट जो है, जो अभी एम्प्लॉयज हम एसएससी वगैरह एग्जाम देते हैं, उस टाइम पे कंपनीज के एम्प्लॉय के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम रखा गया था। ये चार्टर्ड एक्ट लास्ट था, याद रखना 1853, ये याद रखना है। और ऊपर से ये भी याद रखना है कि बंगाल के गवर्नर सेपरेट बने थे। इसके अलावा ये याद रखना है आपको, जो रिक्रूटमेंट है कंपनी के एम्प्लॉय में, जैसे अभी होता है वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू निकालते थे, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता था, स्टार्ट होने लगा। इसके बाद यहाँ पे बस ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ तक मैंने आपको बताया खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ स्टार्ट होता है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया, ठीक है। देखो इससे पहले क्या आता था? चार्टर एक्ट, यहाँ से आ गया गवर्नमेंट ऑफ एक्ट। याद रखना 1858 है ये, यहाँ 1853 और 1858 के बीच में कुछ नहीं था। 1853 हमारा लास्ट था चार्टर एक्ट। इसके बाद जितने भी आए थे वो सब हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से नाम से जाया जाता है, ठीक है। तो हम क्लास को यहीं रोक देते हैं, क्योंकि इसके आगे फिर पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें कवर अप करना पड़ेगा, फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। मैंने आपको जैसे बोला था हम 10 to 15 मिनट्स का क्लास रखेंगे, ये छोटा ही रखते हैं। अब मुझे बताओ क्लास कैसा लगा आपको। इसके अलावा अभी मैं साइंस का एक वीडियो लेके आऊँगी, वो भी आप ज़रूर देखना। अगर आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी का नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि हम क्या करेंगे, क्लास मैंने आपको बता दिया पहले ही, हम डेज वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे एक डे निकालेंगे तो इसमें से पूरा 50 to 1 घंटा, उससे भी कम है गाइस। जैसे देखो अभी तो 9 या 10 मिनट का क्लास है ये, ठीक है। इसके अलावा वो 15 से भी कम है, 10 से 12 मिनट का क्लास है दोनों। और वैसे ही हमारे एक साइंस का एक टॉपिक होगा, सब कुछ मिला के 40 से 50 मिनट का क्लास होगा। अगर आप डेली लेते हुए चले जाओगे 45 डेज में आपका पूरा कवर अप हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। आप बहुत सबका ऐसा होता है, मोस्टली 90% लोग का ऐसा होता है, लूसेंट ले लेते हैं, पढ़ते नहीं है, वैसे ही पढ़ा होता है। हम मात्र 1 से 2 पेजेस देख लेते हैं, बीच में कुछ भी रैंडमली हम खोल लेते हैं, स्टैटिक जीके हम देख लेते हैं, तो वो नहीं हो पाता, वर्कआउट नहीं हो पाता। फिर एग्जाम्स आते हैं, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक देख के चले जाते हैं। हम जीके में मार्क्स इसलिए नहीं गिन पाते क्योंकि कवर अप ही नहीं हो पाता। मेन है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आप करंट अफेयर रोज देखा करो,
इसके अलावा आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स के लिए चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रही हूँ, वो तो आप देखो ही देखो। साइड बाय साइड यहाँ पे आपको CHSL आ रहा है, उसे कवर अप करने के लिए आप डेली रेगुलर पढ़ा करो। 45 डेज में खत्म हो जाएगा, इसका रिविजन भी एक बार हो जाएगा जो हाईलाइट में है। बहुत बेनिफिट मिलेगा गाइस, आपको अभी पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट 45 डेज के बाद आप खुद फील करके देखोगे कितने मार्क्स जीके में बढ़ गए। आप एक बार ट्राई करके देखना इसको पढ़ने के बाद कितने मार्क्स जीके में बढ़ गए, क्योंकि आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स सब कंप्लीट हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा, तो आपको कोई टेंशन की ही बात नहीं रहेगी फिर। जैसे आपने देखा था SSC में सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं, CGL का भी आ चुका है, CPO CHSL सबका आ चुका है। धीरे धीरे सबके एक साथ रेगुलर होना पड़ेगा 2 से 3 मंथ। 2 से 3 मंथ आपको पूरा रेगुलर रहना पड़ेगा, तब अगर सीरियस हो गए तो सारे एग्जाम्स निकल जाएंगे। इसलिए ये 2 से 3 मंथ आप काफ़ी डेडिकेट रहो पढ़ाई के लिए और काफ़ी फोकस करके टाइम दे दो उसको। इसके अलावा आपको इंग्लिश के लिए आपको पढ़ना है तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको चैप्टर वाइज पढ़ लो। अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया, आपको इंग्लिश पढ़ना है, चैप्टर वाइज अभी भी कर लो गाइस। बहुत शॉर्ट वीडियोस है, आपको पूरा ग्रामर कवर अप हो जाएगा। इसके अलावा डेली एक मॉक टेस्ट मैं कवर अप करा रही हूँ प्रीवियस ईयर CGL का, जिससे आपका इंग्लिश में अभी देखो 45-50 डेज 2 महीने के ऊपर पड़े हुए हैं, आपका इजीली कवर अप हो जाएगा। अभी भी आराम से आप 40+ कवर ले पाओगे इंग्लिश में। ऐसा होता है कि सब में नंबर बढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश में नंबर नहीं आते, 5 या 6 नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि हम कभी पढ़ते ही नहीं है। अगर आप ग्रामर पूरा कवर अप कर लोगे यहाँ से मेरे वीडियो से, इसके अलावा आप डेली एक एक मॉक दोगे। मॉक मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ, आपको पूरा प्रैक्टिस करा रही हूँ उसमें, और इसके अलावा PDF भी अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए नीचे लिंक है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन हो जाना। वहाँ से आप डेली मॉक एक दे सकते हो और सैटरडे संडे पूरे हफ्ते का रिविजन करना। बस यही है गाइस, इसका कोई शॉर्टकट तरीका ही नहीं है। बस आप 45 डेज के लिए पूरा मेहनत कर लो, उसके बाद आप मार्क्स देखना कहाँ से कहाँ होता है। ठीक है, एक बार फुल फोकस करना। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर देना गाइस, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, तभी मुझे पता चलेगा आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, तभी मैं वीडियोस और ले पाऊंगी आपके लिए ऐसी। और पक्का MD पब्लिकेशन से मैंने लिए, सबसे बेस्ट बुक माना जाता है, उसमें से प्रैक्टिस कराती हूँ, पूरा समझाती हूँ उसको, और उसके बाद आंसर की को मैं अपलोड भी करती हूँ। ठीक है, तो एक बार आप चेकआउट कर लेना, और एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देती हूँ लिंक, तो एक बार देख लेना। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना गाइस अभी, अगर अब तक आपने किया नहीं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।